सर्वेभ्यो संस्कृत मित्रेभ्यो मे नमः। सभी संस्कृत मित्रों को मेरा नमस्कार। तो आज हम इस संस्कृत व्याकरण की कक्षा में भू धातु को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम आज के इस पाठ में हम भू धातु का लट लकार पढ़ेंगे, लट लकार के सूत्र भी पढ़ेंगे और रूप सिद्धि भी। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, व्याकरण शास्त्र व्युत्पत्ति का शास्त्र है, व्युत्पत्ति परक शास्त्र है व्याकरण शास्त्र। शब्द व्युत्पत्ति के लिए प्रकृति और प्रत्यय इन दो की कल्पना की गई है। तिङंत शब्दों में जो तिङंत शब्द है, क्योंकि इनको तिंग इसलिए कहा जाता है, ये 18 प्रत्यय होते हैं, 9 परस्मयी पद के, 9 आत्मनेपद पद के। आगे लिखा मिलेगा, हम पढ़ेंगे, फिर भी मैं उच्चारण कर रहा हूँ। तो तिप के ती से लग के महिं के ङ तक तिंग, तिंग अंत, तिंग जिसके अंत में हो, अर्थात इन 18 प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय जिसके अंत में हो वो कहलाता है तिङंत। तो ऐसे तिङंत शब्दों में प्रकृति धातु तथा प्रत्यय लकार होते हैं। प्रकृति और प्रत्यय होते हैं, अर्थात धातु और लकार होते हैं। धातु को प्रकृति कहते हैं और प्रत्यय को लकार कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना, लट लकार, लोट लकार, है ना। तो ये प्रत्यय होते हैं इन लकारों के। प्रत्यय को ही लकार कहा जाता है और जो प्रकृति होती है, धातु को ही प्रकृति कहा जाता है, लकार को ही प्रत्यय कहा जाता है। क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञस्यात्, ये हमने पढ़ा है। क्रियावाची भू, एद, गम इत्यादि जो हैं, इनको धातु कहा जाता है, ये धातु कहे जाते हैं, इनकी धातु संज्ञा होती है। और जो लकार हम पढ़े तो 11 लकार होते हैं, लेकिन एक लकार जो है लेट लकार, उसका वेद में प्रयोग होने के कारण से लौकिक संस्कृत में उसका प्रयोग नहीं होता है। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लंग लुंग लिटस्तथा विद्यासि सब तो लिंग लोटो लुट लृट लृंग च भविष्यति। हम अलग अलग भी इनको पढ़ेंगे कि वर्तमान काल में लट का प्रयोग होता है, लेट का वेद में प्रयोग होता है ना। तो लेट लकार को छोड़ दे तो बाकी 10 लकार बच जाते हैं। लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग, ये 10 लकार हैं। सभी लकारों में अनुबंध लोप होने पर जितने भी लकार हैं, चाहे लट आए, लिट आए, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, रिंग, लुंग, जो भी आए, सब में अनुबंध लोप होएगा। अनुबंध लोप का अर्थ है इत संज्ञा होएगी और केवल ल शेष बचेगा। ल, हलंत, ल, 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 केवल लकार बचता है। लकार के स्थान पर टिंग, लकार के स्थान पर टिंग प्रत्यय आदेश होते हैं, अर्थात तिप आदि जो 18 प्रत्यय हैं वो लकार के स्थान पर उनका आदेश होता है। टिंग प्रत्ययों में जो प्रारंभ के 9 प्रत्यय हैं, तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, ये 9 प्रत्यय परस्मयी पद के हैं। और बाद के आगे के जो 9 प्रत्यय हैं, तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वहिंग, महिंग, ये जो 9 प्रत्यय हैं ये आत्मनेपद के कहलाते हैं। इस आज के इस पाठ के माध्यम से हम भू धातु के लट लकार के प्रयोगों की सिद्धि की जानकारी प्राप्त करेंगे, सिद्धि को सीखेंगे। तो देखिए, हम रूप सिद्धि करें उससे पहले भू धातु लट लकार में प्रयोग होने वाले कुछ सूत्रों के बारे में हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं। और ये केवल यहाँ प्रयोग होते हो ऐसा नहीं है, आप भू धातु को थोड़ा सा जरा ध्यान से कर लें, क्योंकि भू धातु करने के बाद ये मान लो कि हमारा आधा इस विषय का, अर्थात तिङंत का हमारा आधा सिलेबस हो जाता है यदि हमने भू और एद कर लिया। ठीक है, तो भू धातु को थोड़ा अच्छे से समझे। और अस्मयी पद की इस तरह की जो धातुएं होंगी, इसी तरह से उनके रूप सिद्धि होगी, इसी तरह से उनके रूप चलेंगे। ये सूत्र वहां भी बहुत सारे काम आएंगे, अनुवाद में भी काम आएगा ये सूत्र। देखो, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, ये एक शिरोरेखा में है, चा कर्म केभ्य, लह कर्मणि च भावे, च संधि छेद करेंगे तो च आकर्म केभ्य, चा कर्म केभ्य एक शिरोरेखा में आएगा, मिस प्रिंट से ये अलग अलग है। तो लह कर्मणि च भावे
सकर्मकेभ्यः। लः इत्युक्ते लकारः कर्मणि सकर्मकेभ्यः, लकारः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः, अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। सही तो अनुवाद में भी और भी अच्छे से जो जो हम अनुवाद करेंगे अच्छे से ये सूत्र क्लियर होगा। फिर भी यहाँ पर हम स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लिखा है लकार सकर्मक धातुओं से, जो सकर्मक धातुएं होती है, धातुएं हमारे यहाँ पर तीन तरह की हैं, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक, है ना। सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। तो द्विकर्मक तो निश्चित है 16 धातुएं हैं, हम कारक पढ़ेंगे, अकथितम च सूत्र हम पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर 16 अर्थों में जो धातुएं हैं, 16 अर्थ वाली धातुएं अकर्मक होंगी। वहां पर लिखा भी रहता है दुह याच पचदंड रुद्र प्रचिची ब्रू शास्त्री मत मुस्नि हिरिक्रिस्वा, ये 16 अर्थ जो है इन अर्थों में प्रयोग होने वाली धातुएं द्विकर्मक होती है। तो बच गया सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक धातु कौन सी होती है? जिसमें कर्म आता है वो सकर्मक होती है, तो जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती है। कैसे पता चलेगा, है ना। हिंदी में तो ये कहते हैं कि जैसे जहां पर को का आवृत्ति अनुभव हो, को की आवृत्ति अनुभव हो, वो धातु सकर्मक होती है। जैसे पाठ पढ़ता है तो पाठ को पढ़ता है ना। लेकिन हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कुछ धातुएं अकर्मक है, उनके लिए भी एक श्लोक है। यहाँ तो मैं स्पष्ट नहीं करूंगा, केवल श्लोक का उच्चारण कर रहा हूं, लेकिन हम अन्यत्र अनुवाद इत्यादि के विषय में उनको स्पष्ट करेंगे। वो है लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम अकर्मक आहुः। धातुओं के इस समूह को अकर्मक कहते हैं। वैसे यदि लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम कर्मकम आहुः। लज्जा अर्थ वाली, सत्ता अर्थ वाली, स्थिति अर्थ वाली, जागने अर्थ वाली, बढ़ने अर्थ वाली, क्षय अर्थ वाली, भय अर्थ वाली, जीवन अर्थ वाली, मरण अर्थ वाली धातुएं अकर्मक होती है। शयन अर्थ वाली, क्रीड़ा अर्थ वाली, रुचि अर्थ वाली और दीप्ति चमकने अर्थ वाली धातुएं भी अकर्मक होती हैं। तो हम इसको लिखित में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए लकार अब है सकर्मक धातुएं, तो बची हुई धातुएं सकर्मक रह जाएंगी। तो सकर्मक धातुओं से लकार होते हैं, सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में लकार होते हैं, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में लकार होते हैं। कहने का मतलब क्या है, धातु यदि सकर्मक है तो उसका जो वाक्य बनेगा वो कर्तृवाच्य में बनेगा, और कर्तृवाच्य में बनेगा और कर्मवाच्य में बनेगा। जैसे राम पाठ पढ़ता है तो राम पाठम पठति, यहाँ पर पठति के साथ जो ती जुड़ा है वो सकर्मक धातु से कर्तृ अर्थ में जुड़ा है। सकर्मक धातु है पठ, कर्तृ अर्थ में अर्थात कर्तृवाच्य में ती प्रत्यय जुड़ा है, राम पाठम पठति, ठीक है। और जब इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य का प्रत्यय आएगा, रामेण पाठः पठ्यते, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो सकर्मक धातु है पठ, सकर्मक धातु से कर्तृवाच्य में वाक्य बना रामः पाठम पठति, और कर्मवाच्य में वाक्य बना रामेण पाठः पठ्यते। तो सकर्मक धातु का जो वाक्य बनता है वो कर्तृवाच्य में बनता है और कर्मवाच्य में बनता है, अर्थात कर्तृवाच्य से भी प्रत्यय जुड़ते हैं, कर्तृवाच्य में भी सकर्मक धातु से प्रत्यय जुड़ते हैं, और कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में प्रश्नपद के प्रत्यय होंगे और कर्मवाच्य में आत्मनेपद के होंगे। ये अनुवाद का विषय है, वहां हम चर्चा करेंगे। और अकर्मक जो धातुएं हैं, जैसे बालक हसति, बालक हंसता है, अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में, अर्थात कर्तृवाच्य और भाववाच्य ही बनते हैं अकर्मक धातुओं से। अकर्मक धातुओं से क्योंकि कर्म उसमें होता ही नहीं तो कर्मवाच्य नहीं बनता, लेकिन कर्तृवाच्य दोनों से बनता है। तो देखिए रामः हसति, बालकः हसति, बालक हंसता है, ये तो कर्तृवाच्य का हो गया। अकर्मक धातु है हस, अकर्मक धातु हस से कर्तार्थ में बालकः हसति और भाववाच्य में बालकेन हस्यते। तो यही बात इसने कही है। देखिए कर्तृवाच्य तो अकर्मक धातु से भी बन जाता है और सकर्मक धातु से भी बन जाता है।
अर्थात कर्ता के साथ प्रत्यय तो सकर्मक धातुओं से भी लग जाते हैं और अकर्मक धातुओं से भी लग जाते हैं, लेकिन कर्मवाच्य केवल सकर्मक धातुओं से ही बनता है। कर्मवाच्य वही बनेगा जहां धातु सकर्मक होगी, और भाववाच्य अर्थात कर्तृवाच्य को ही बदलते हैं हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में। तो कर्तृवाच्य तो दोनों सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की धातुओं से रहता है, लेकिन उसको यदि हम वाच्य परिवर्तन करना है तो धातु यदि सकर्मक है तो उसका कर्मवाच्य बन जाएगा, और धातु यदि अकर्मक है तो उसका भाववाच्य बन जाएगा। ठीक है, यद्यपि विषय थोड़ा सा ये अनुवाद की दृष्टि से विस्तृत आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये आवश्यक था इतनी बात यहाँ पर बतानी। इससे ज्यादा भी इसको क्लियर करेंगे हम, वो अनुवाद के विषय में क्लियर करेंगे। तो देखिए ये जो हिंदी लिखी है ये अब आवश्यक नहीं है, स्पष्ट है बात। तो इसके बाद लह कर्मणि च भावे चा कर्म के बाद वर्तमाने लट, वर्तमानार्थे वर्तमान क्रिया प्रत्यय धातु लट से वर्तमान क्रियावृत्ति धातु से लट होता है, और लट का जैसे पहले ही कहा था कि अनुबंध इत्यादि होते हैं, लट का अटावितौ अ और ट की संज्ञा हो जाती है अटौ इतौ, है ना। उच्चारण सामर्थ्यात लस्य नयित्वम, उच्चारण के सामर्थ्य के लिए वही उच्चारण बना रहे, यहाँ पर कभी लट आया था इसलिए लय की संज्ञा नहीं होती है। भू सत्तायाम सत्तार्थ में भू धातु का प्रयोग है। कर्तृ विवक्षायाम भू ल इति स्थिति, अर्थात भवती सिद्ध जो करना है सिद्ध हम आगे करेंगे, यहाँ पर केवल सूत्र को समझ ले। सूत्र वर्तमान लट जो है वर्तमान क्रियावृत्ति धातु से लट लकार कर रहा है, भू से लट होएगा और लट का ल बचेगा, भू ल ये स्थिति बनेगी। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे। ये सूत्र सबको बिल्कुल चाहे स्वप्न में उठा के सुन लो तो भी याद होना चाहिए, गहरी नींद में उठा लो कहीं सुनाओ तो याद होना चाहिए। आताम ज थ आथाम ध्वम इट वहिंग महिंग, ठीक है। एते अष्टादश लादेशास्यु, एते अष्टादश, एते ये 18, एते अष्टादश ये 18, लादेशाः लकार से स्थाने आदेशाः, अर्थात लकार के स्थान पर इन 18 का आदेश होता है, लकार के स्थान पर ये 18 में से ही कोई ना कोई आता है। ठीक है, लह परस्मै पदम, लादेशाः परस्मै पद संज्ञाः स्युः, लकार के स्थान पर जो आदेश होते हैं उनकी परस्मै पद संज्ञा होती है। ठीक है, अब एक बार तो इसने कह दिया कि लकार के स्थान पर जो आदेश होते हैं उनकी परस्मै पद संज्ञा होती है। कई बार कह दे कि हमारे यहाँ जो पैदा हुए ना, माँ बाप से जो पैदा हुए सारे संतान है, पुत्र है, लेकिन फिर कहेगा ना 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 ना, जो बड़ा पुत्र है ना वो तो भाई के बराबर होता है ना, ऐसा कह दे। तो यहाँ पर एक बार तो कह दिया लादेशा परस्मै पद संज्ञा स्युः, लकार के स्थान पर आदेश होने वाले जो प्रत्यय है 18, उन 18 के 18 की परस्मै पद संज्ञा होती है। लेकिन अब आगे कह दिया तंगानौ आत्मनेपदम, तंगानौ आत्मनेपदम, तंगानौ द्विवचन है, संधि छेद करेंगे इसकी, तंग आनौ, तंगानौ, तंग का मतलब क्या है, आत्मनेपद के प्रत्यय यदि आप देखेंगे तो तंग है वो तंग प्रत्याहार बनता है। देखो यहां से लग जाओ तय से और महिंग किंग तक, तय आताम झ थ थास आथाम ध्वम इट वहिंग महिंग, ये जो 9 प्रत्यय हैं ये तंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो तंग आनव, आनव कहते हैं शानच और कानच, ये 2 प्रत्यय होते हैं, इनमें आन, इसको आन का, इनका आन बचता है तो इसको आनव यहाँ सूत्र में कहा है। तो तंग प्रत्याहार के 9 प्रत्यय और सानच और कानच इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। तंग प्रत्याहार सानच कानचौ चैतक संज्ञा से हो, अर्थात तंग प्रत्याहार के 9 और सानच और कानच की आत्मनेपद संज्ञा होती है। पूर्व संज्ञा अपवाद, पहले जो परस्मै पद संज्ञा हुई थी उसका ये अपवाद है, अर्थात परस्मै पद संज्ञा यहाँ पर तंग और आन, 9 तंग प्रत्याहार के 9 प्रत्यय और सानच और कानच, इनके परस्मै पद न होकर के इनकी आत्मनेपद संज्ञा होगी। परस्मै पद संज्ञा का बाद कर देगा और आत्मनेपद संज्ञा कर देगा, तंगा नाव आत्मनेपदम। उसके बाद अनुदात तंगित आत्मनेपदम,
और किस किस के साथ आत्मनेपद होता है, किस किस धातु के साथ आत्मनेपद होता है। अनुदात्त इतः इतश्च धातुः आत्मनेपदं स्यात्। जिस धातु का अनुदात्त इत हो या जो नित धातु हो उसके साथ आत्मनेपद होता है, वो आत्मनेपदी धातु में आती है। धातु भी हम देखते हैं ना कि आत्मनेपदी, परस्मैपदी, उभयपदी, है ना, ये हम देखते हैं। तो जिसका अनुदात्त इत हो, अनुदात्त अच जिसके अनुदात्त अच की इत संज्ञा हो रखी हो या जिस धातु के ङ की इत संज्ञा हो रखी हो तो उससे आत्मनेपद होता है। तो आप देखो दो सूत्र इकट्ठे हो गए, एक तो पहले वाला तंग प्रत्याहार और एक ये जिस धातु के अनुदात्त अच की इत संज्ञा हो और जो धातु नित हो उससे आत्मनेपद होता है। कौन से? उससे तंग प्रत्यय होते हैं, उससे सानस और कानस प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर देखो एद धातु, एद धातु में जो ध के बाद जो अ आया है इसका जो आकार है वो अनुदात्त है और उसकी संज्ञा होती है, इसलिए ये एद धातु आत्मनेपदी होती है। इसी प्रकार जिस धातु के ङ की संज्ञा हो जाए, जैसे सींग, सींग के ङ की संज्ञा होती है तो सींग धातु आत्मनेपदी होती है। ठीक है, बाकी ये अनुदात्त इत वाला जो बात है ये धातु पाठ से क्लियर होएगी, वहां पर ज्यादा अभ्यास हमें करने की आवश्यकता है। और ङ वाली तो ङीत तो क्लियर हो जाएगी, हमें मूल धातु याद होनी चाहिए तो हमें पता लग जाएगा किसमें ङ की संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, स्वरिते तो इतस्य धातुरात्मनेपदं स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। स्वरित जिसका इत हो, जिसका स्वरित अच इत हो और नित धातु से आत्मनेपद हो, यदि क्रिया का फल कर्तृगामी हो अर्थात कर्ता को मिले, तो ये सूत्र इतना ही, इससे आगे बढ़ रहे हैं। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, बाकी जो धातुएं बच गई उनसे कर्तृवाच्य में परस्मैपद होता है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है कि आत्मनेपद के निमित्त से हीन जो धातु है उस धातु से कर्तृवाच्य में परस्मैपद हो। हमने 3 सूत्रों पर पढ़े हैं, ये पद व्यवस्था के सामान्य मूल सूत्र हैं। तीनों सूत्रों का निष्कर्ष जो है वो ये है कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनमें से केवल कर्तृवाच्य में परस्मैपद आता है। ठीक है ना, परस्मैपद केवल कर्तृवाच्य में प्रयोग लिया जाता है। हमारे पास 3 पद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 वाच्य हैं। तो आप अनुवाद का कहीं कहीं दृष्टि दौड़ा के देख लो, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कहीं परस्मैपद का प्रयोग नहीं होता। बालकः पाठम पठति, ये कर्तृवाच्य है, और कर्मवाच्य बनाएंगे तो पठ्यते बन जाएगा, बालकेन पाठः पठ्यते, है ना। सः हसति, ये कर्तृवाच्य है, लेकिन यदि इसका भाववाच्य बनाएंगे तो बालकेन हस्यते, ऐसा बन जाएगा। तो देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य में तो परस्मैपद आता ही नहीं है, केवल कर्तृवाच्य में परस्मैपद आता है। और कर्तृवाच्य में भी जहां परस्मैपद आता है वहां भी आत्मनेपद ने आके कहा कि सारी जगह पर तो नहीं रहेगा भाई, मैं भी आऊंगा। ठीक है, तो देखिए आगे हम बढ़ रहे, कर्तृवाच्य में परस्मैपद आता है, भाववाच्य और कर्मवाच्य में नहीं आता। भाववाच्य और कर्मवाच्य में आत्मनेपद ही होगा, यह निश्चित है। लेकिन कर्तृवाच्य में भी अकेला परस्मैपद हो, सारी जगह कर्तृवाच्य जितने हैं सब जगह परस्मैपद आता हो, ऐसा भी नहीं है। कह रहा है कर्तृवाच्य में दोनों पद आते हैं, कौन कौन से? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में परस्मैपद भी आता है तो आत्मनेपद भी आएगा। उनकी व्यवस्था यह है, देखिए उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर बताया है, अनुदात्त जिसका इत हो, अनुदात्त अच की जिसकी इत संज्ञा हो, जो धातु नित हो जिस धातु की ङ की इत संज्ञा हो, जिस धातु का स्वरित स्वर की इत संज्ञा हो रखी हो अंत्य स्वर की, और कर्तृगामी क्रियाफल होने पर, इन 4 अर्थों में धातुओं से आत्मनेपदी होता है। शेष से परस्मैपद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना आपकी समझ में आई ये बात उतना सही है, जितनी ना समझ आए तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये तो समझ ही नहीं आया, है ना। यहाँ पर इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, आत्मनेपद के निमित्त से हीन धातु कर्तृवाच्य में उस धातु से परस्मैपद हो। उसके बाद है तिंगस त्रीणि, त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। तिंग के 3 तिंग हमने देखा 18 कर, 3 बांटेंगे, टिप तस झी, ये प्रथम पुरुष हो गया। त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम, त्रीणि त्रीणि 2 बार क्यों कहा?
कि एक बार प्रश्न पद के शुरू हो जाओ, फिर आत्मनेपद के शुरू हो जाओ, है ना। तो एक बार 3-3 प्रश्न पद के पूरे करते हैं। तिप्तस झी प्रश्न पद का प्रथम पुरुष, सिप्थस था प्रश्न पद का मध्यम पुरुष, और मिपवस मस ये प्रश्न पद का उत्तम पुरुष। फिर 3-3 शुरू हो जाओ आत्मनेपद के। अ आताम झ ये आत्मनेपद का प्रथम पुरुष, थास आथाम ध्वम ये आत्मनेपद का मध्यम पुरुष, इट वहिंग महिंग ये आत्मनेपद का उत्तम पुरुष। ये अर्थ है इसका। इंग इति तिंग के दोनों पदों आत्मनेपद और प्रश्नपद के जो तीन के समूह के क्रम से प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है। आत्मनेपद और प्रश्नपद के नौ प्रत्यय, इन नौ प्रत्ययों के 3 वर्ग बने हुए हैं। पहला वर्ग है तिप्तस जी प्रथम पुरुष, सिप्तस्थ मध्यम पुरुष, मिपवस्मस उत्तम पुरुष। ऐसे ही आत्मनेपद में प्रथम पुरुष तयाताम झ, मध्यम पुरुष था साताम ध्वम, उत्तम पुरुष इट वही महिंग ये आत्मनेपद की। इस प्रकार दोनों पदों के 3-3 वर्ग हुए। इन वर्गों के क्रम से प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वो पुरुष भी तानी तानी पुरुषाणी अपि, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, ये भी एक एक करके एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में 3 है तो उसमें एक की तो एक वचन है, 2 की द्विवचन और बहुतों की बहुवचन है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के, उसी प्रकार से उत्तम पुरुष के। लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिंग त्रीणि त्रीणि प्रत्येकम एक वचनादि संज्ञानि स्युः। तिंग के इन त्रिकों जिनकी प्रथम आदि संज्ञा की गई है कि 3 प्रत्ययों की क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानेन्यपि मध्यमः, अर्थात तिंग वाच्य कारक वाचने युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः। तिंग का वाच्य जो कारक करता है कर्म, उसी का वाचक यदि युष्मद शब्द हो, अर्थात युष्मद शब्द की मध्यम पुरुष संज्ञा होती है ना। और उसी प्रकार से अस्मदि उत्तम, अस्मद शब्द युष्मद का मतलब युष्मद के रूप चलाओ गया, त्वम युवाम यूयम, है ना। त्वम युवाम यूयम, ये मत सोचना युष्मद क्या आ गया, है ना। युष्मद का मतलब है त्वम युवाम यूयम, तो उसकी मध्यम त्वम युवाम यूयम जो है मध्यम पुरुष है। और अस्मदि उत्तम, अस्मद जो होता है अहम आवाम वयम, अस्मद के रूप अहम आवाम वयम, उसकी उत्तम पुरुष संज्ञा है। तिंग का वाच्य यदि अस्मद शब्द हो, उसका चाहे प्रयोग हो न हो, ऐसी दशा में लकार के स्थान में उत्तम पुरुष उसकी संज्ञा होती है। उत्तम संज्ञक तिंग प्रत्यय होते हैं। शेषे प्रथम, अब प्रथम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के आ गए तो बाकी मध्यम और उत्तम को छोड़ करके जो प्रत्यय बच गए, जैसे तिप्तस जी और आत्मनेपद के तयाताम झ, तो ये इनकी प्रथम पुरुष संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग सितश्च धात्वाधिकारोक्ता एतत् संज्ञा स्युः। तिंग धातु के अधिकार के अंतर्गत कहे गए तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग क्या है? तिंग वही 18 प्रत्यय, और शित क्या है? जिसके श की संज्ञा होती है, जैसे शप आएगा, शप में स की संज्ञा होगी, है ना। तो तिंग और शित की धातु के अधिकार में कहे गए तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। क्या काम करता है सूत्र? सार्वधातुक संज्ञा। किसकी सार्वधातुक संज्ञा करता है? तिंग की और शित की। तिंग कौन है? 18 प्रत्यय, तिप्तस जी इत्यादि। और शित कौन है? जिसके श की संज्ञा होती है, जैसे शप इत्यादि। कर्तरार्थे सार्वधातुक परे धातु शप, कर्तरार्थ सार्वधातुक परे रहते धातु से शप प्रत्यय होता है। कर्तार्थ वाले सार्वधातुक के परे रहते धातु से शप होता है। ठीक है, तो शप प्रत्यय करने वाला सूत्र है। हम रूप सिद्धि पढ़ेंगे, अलग से सारे सूत्र लिखे हुए होंगे। सूत्र का अर्थ यहाँ आप क्लियर कर ले। सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः अनयोः परयोः इङन्ताङ्गस्य गुणस्यात्। सार्वधातुक तथा आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते। देखिए सार्वधातुक प्रत्यय हमने किया है तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। हमने किया तंगाना आत्मनेपदम, तंग प्रत्याहार और शानच कानच की आत्मनेपद संज्ञा होती है ना। तो ये तिंग और शित अर्थात 18 के 18 प्रत्यय, और शप इत्यादि का जो प्रत्यय है शप प्रत्यय इत्यादि, और सानच और कानच, ये सारे के सारे सार्वधातुक और आर्धातुक होते हैं, है ना। किसी की सार्वधातुक संज्ञा है, किसी की आर्धातुक। तो सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे रहते, इंगंत अंग को गुण होता है जिसके अंत में इक आ जाए।
उस अंग को गुण होता है। इक का मतलब ई उ री लृ, ई उ री लृ, उस अंग को गुण होता है। तो देखो आप, झोंतः प्रत्यय अवयवस्य झस्य प्रत्यय अवयवस्य झस्य अंतादेश। प्रत्यय के अवयव भूत जो झ प्लस जी आएगा, तो झी में जो झ को अंत आदेश हो जाएगा, जी झ के स्थान पर अंत होगा तो झी के स्थान पर अंत ही बन जाएगा, है ना। ये काम ये कर रहा है, प्रत्यय के अवयव झ को अंत आदेश। अतो दीर्घ यही, अतो अंग से दीर्घ यही आदो सार्वधातु थी। अदंत अंग को दीर्घ होता है, यही आदि सार्वधातुक परे रहते, इस पर भवामी भवावा भवामी के रूप बनेंगे। तो अब हम आते हैं रूप सिद्धि। देखिए हमने रूप सिद्ध करना है भाव आते, क्या सिद्ध करना है भाव आते, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो भू धातु से लट लकार आया, किससे वर्तमाने लट। हम यहाँ पर यदि ज्यादा से ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पेपर में किसी भी पेपर में आए, वैसे नेट में इस ढंग से नहीं पूछता, ठीक है। आपके शास्त्री वगैरह में या एमए वगैरह में किसी में भी रूप सिद्ध यदि आए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा आपको पीडीएफ पर दिखाई दे रहा है। और नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भू सत्तायाम इस धातु से वर्तमाने लट इस सूत्र के द्वारा लट लकार कर देने पर भू लट, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में हलंत्यम इस सूत्र के द्वारा हलंत्यम तस्य लोप, इन दोनों सूत्रों के सहयोग से अ और ट की संज्ञा और लोप हो जाने पर भू ल, ये बच गया। उपदेश नासिकित, इसने अच की संज्ञा कर दी, सॉरी ल ने अ की संज्ञा की। हलंत्यम से लट के ट की संज्ञा हुई थी, तस्य लोप से लोप हुआ था, तो ल बच गया, ठीक है। एक बार मैं बोल दूंगा रूप सिद्धि, यदि आप दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे तो उसको भी मैं बोल दूंगा, एक बार आप सिद्ध कर ले भौतिक को, ठीक है। और बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार ध्यान से सुन लेगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज बार बार बोलने का कोई तुक नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा। उपदेश है अनुनासिक इत, इससे उपदेश में अनुनासिक जो अच है उसकी संज्ञा हुई है, अर्थात ल में जो अ आया उसकी संज्ञा हुई है, और तस्य लोप से लोप हुआ है, भू ल, ये स्थिति बच गई। अब टिप तस जिसिप थस तमिक वस मस्त आतम ध थस अथम द्वम इट वही मही, ये सूत्र है। आपको पूरा याद ना रहे या पेपर में समय कम हो तो इतना लिखने से काम चल जाता है। इस सूत्र के द्वारा लकार के स्थान पर तिप आदेश कर देने पर भूतिप। अब भूतिप हो गया तो तिंग सित सार्वधातुकम, इस सूत्र से टिप की सार्वधातुक संज्ञा कर देने पर, इसने सार्वधातुक संज्ञा कर दी तिंग सित सार्वधातुकम, और कर्तरी शप, इससे सप प्रत्यय हो गया, तो स्थिति बन गई भू शप तिप। अब इस स्थिति में लशक्व तद्धिते, इससे शप के श की संज्ञा होगी, और तस्य लोप से श का लोप होगा, तो बचेगा अप, भू अप तिप। अब हलंत्यम, हलंत्यम से अप के पै की संज्ञा और तिप के पै की संज्ञा, तो हलंत्यम से संज्ञा हुई, और तस्य लोप से इस दोनों प्रकारों का अप के पै का तिप के पै का लोप हो गया, भू अति, ये बच गया। अब है तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, अर्थात यह अ की सार्वधातुक शब्द के ए की सार्वधातुक संज्ञा कर रहा है, ठीक है। और सार्वधातुक संज्ञा कर देगा तो सार्वधातुक अर्धधातुक हो, ये सूत्र भू के ऊ को ओ गुण कर देगा, भो बन जाएगा, भो अति। इस स्थिति में एचो यवा यवा, हमने संधि में पढ़े हैं ये सूत्र, एचक क्रमात यवा यवते सुरचि, ओ को अव कर देगा, ओ को अव करेगा तो अव का अब हमें मिल जाएगा, भव अति, वर्णों को जोड़ेंगे तो भवति। एक बार दूसरे ढंग से यदि आप लिखना चाहें तो वो भी मैं बोल रहा हूँ, आपके पास पेपर में क्वेश्चन पेपर पर आएगा भवति, तो आप आंसर शीट पर यहाँ सबसे आदि में लिखेंगे भवति, यहाँ आप भवति लिखेंगे, और भवति के आगे फिर तीर का निशान देंगे, भवति तीर का निशान दे दिया। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे वर्तमाने लट, इस सूत्र के द्वारा भू धातु से वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार कर देने पर भू लट, भू जमा लट, इस स्थिति में हलंत्यम, इस सूत्र के द्वारा टकार की संज्ञा तथा तस्य लोप, इस सूत्र के द्वारा टकार का लोप कर देने पर भू ल,
ये स्थिति बनी। इस स्थिति में उपदेश अनुनासिक इत इस सूत्र के द्वारा लकार में आए आकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः इससे उस आकार का लोप कर देने पर भू ल ये स्थिति बनी। इस स्थिति में तिप तस झी इस सूत्र के द्वारा लकार के स्थान पर तिप आदेश कर देने पर भू तिप। इस स्थिति में तिंसित सार्वधातुकम इस सूत्र के द्वारा तिप की सार्वधातुक संज्ञा कर देने पर कर्तरी सप इस सूत्र के द्वारा सप प्रत्यय कर देने पर इस सूत्र के द्वारा सप प्रत्यय कर देने पर इस सूत्र के द्वारा सप प्रत्यय कर देने पर इस सूत्र के द्वारा सप प्रत्यय कर देने पर आप लसक्व तद्धिते लसक्व तद्धिते यहाँ पर सूत्र है लसक्व तद्धिते लशकु प्रतिभिन्न लकार शकार और कवर्ग की यह इत संज्ञा करता है। यहाँ पर ये सबके श की इत संज्ञा कर देगा, सबके स की इत संज्ञा करेगा तो कर्तरी तस्य लोप से उस श का लोप हो जाएगा। भू अब तिल हलंत्यम आएगा। इस स्थिति में हलंत्यम इस सूत्र के द्वारा की संज्ञा कर देने पर अब के पै की भी और तिप के पै की भी दोनों प्रकारों की संज्ञा कर देने पर और तस्य लोप इस सूत्र के द्वारा दोनों प्रकारों का लोप कर देने पर भू ऐति। इस स्थिति में तिंसित सार्वधातुकम इस सूत्र के द्वारा सब के आकार की सार्वधातुक संज्ञा कर देने पर और सार्वधातुकार धातुकयोः इस सूत्र के द्वारा भू के ऊ को ओ गुण कर देने पर भो ऐति ये स्थिति बनी। इस स्थिति में एचो यवायावा इस सूत्र के द्वारा भो के ओ के स्थान पर अब आदेश कर देने पर भ अब ऐति ये स्थिति बनी। इस स्थिति में वर्णों को जोड़ने पर भव ऐति फिर वर्णों को जोड़ने पर भव ऐति यह रूप सिद्ध हुआ। तो इस तरह से भवती रूप सिद्ध होगा। अब मैं आगे इस तरह से नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका समय वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आपको वीडियो देखने में दिक्कत आएगी। अब आप इसी तरीके से सारी सिद्धियां लिख लेंगे। मैं केवल शॉर्टकट में इसको जैसे लिखा है वैसे क्लियर कर रहा हूं। पेपर में आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम सिद्ध कर रहे हैं भावतः। पेपर में भावता आता है तो आप ऊपर भावता लिखेंगे, यहाँ भावता लिखेंगे, तीर का निशान देंगे, फिर लिखेंगे भू लट वर्तमान लट, इससे भू धातु से लट पड़ता है, भूजमा लट लकार वर्तमान कालार्थक भूजमा लट तिप तस देशित था इस सूत्र के द्वारा लट के स्थान पर तस आदेश है ना, वो इत संज्ञा और वो हम कर लेंगे अपने आप। ठीक है, मैं बार बार भी बोल रहा हूँ। और तिप तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करते सबसे सप भू सप तस और हलंत्यम लसक पतति तस्य लोपः सब का इकट्ठा प्रयोग अर्थात हलंत्यम से पैकित संज्ञा और लसक पतति से सैकित संज्ञा और तस्य लोप से दोनों संज्ञा का लोप भू तस। अब आगे भू तस जो था यहाँ पर न विभक्तो तुष्मा ससदुसोरु इन दोनों सूत्रों के सहयोग से स को विसर्ग और विसर्ग को रू कर दिया और रू में भी ऊ की संज्ञा और लोप कर दिया तो र बच गया भू र। यहाँ पर विराम अवसानम खरवसानी और विसर्जनीय इन सूत्रों से रेफ को विसर्ग कर दिया गया भू तः। अब तिंसित सार्वधातुकम इससे सार्वधातुक संज्ञा हो गई और सार्वधातुकार धातुकयोः इस सूत्र से गुण हो गया भो तः। एचो यमायाव से ओ को अव हो गया, अवादेश हो गया भव अतः वर्ण संयोगी भवतः यह रूप सिद्ध हुआ। उसके बाद भवंती यहाँ आप लिखेंगे भवंती सबसे ऊपर और फिर वर्तमान लट लट लकार करने पर तिप्तस जिसे जी प्रत्यय करने पर लट के स्थान पर और तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी सबसे सब प्रत्यय करने पर भू शप जी और हलंत्यम से प
की इत संज्ञा लसक्वता देते इससे श की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप श और प दोनों का। भू झी इस स्थिति में तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा सार्वधातुकार धातुकयों से गुण भो झी एचो यवायावा ओ को अवादेश भव झी। देखिए जो के त्यों है काफी सूत्र, सारे के सारे सूत्र जो के त्यों है, केवल जौनता सूत्र अलग आया। प्रत्यय के अवयव झ को अंत आदेश, तो झ को अंत करेगा ई अलग रहेगा, अंत ई है और अतो गुणे से यहाँ पर रूप होएगा। ये जो ए सबका ए और अंत का ए पर रूप हो जाएगा, इस वाला रूप बन जाएगा अंत के ए वाला। तो भव अंति वर्णों को जोड़ा भवंती, यह रूप सिद्ध हुआ। उसके बाद भवसी प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप भवसी। भवसी को सिद्ध करने के लिए वर्तमान लट से लट तिप्तस जिसे सिप प्रत्यय सिप का प की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप भूसी ये बचेगा। और तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सबसे शप भू शप सी ये बनेगा। शप की भी हलंत्यम और लसक्वता देते से प और शकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप करने पर भू ऐसी। तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा और सार्वधातुकार धातुकयों से गुण, तो भो ऐसी ये बना। और एचो यवायाव से अवादेश भव ऐसी वर्णों को जुड़ा भवसी। गुरु जी सीधा कर देते थे लटिति पिसपि गुण अवादेश भवति रूप सिद्ध है ना। तो देखिए उतना सीधा तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आप देखिए भावथः और भावथ दोनों रूप हम एक साथ सिद्ध कर देंगे, क्योंकि दोनों में अंतर यही है कि एक में थस होएगा और एक में थ होएगा। जिसमें थस होएगा उसमें स को सस्य रूप विसर्ग करना है बस, और जिसमें होएगा ही थ उसमें सस्य रूप विसर्ग की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए वर्तमान लट से लट हुआ भूलट, और तिप्तस जिसे जो मध्यम पुरुष द्विवचन का है उसमें थस तिप्तस जी सिप थस थ, तो मध्यम पुरुष के लिए थस प्रत्यय होएगा, और यदि बहुवचन वाला करेंगे तो भुजमाथ आ जाएगा। ठीक है, सूत्र यही है। और तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तरी शब्द से सप होएगा, तो भू शप थस, और यदि बहुवचन वाला कर रहे तो भू शप थ। ठीक है, समान रूप चलेंगे। वही शप का जो स और प इसकी संज्ञा होगी अलंत्यम और लसक होता विदेशी, और तस्य लोप से लोप होएगा, तो अ बचेगा भू थस, और यदि बहुवचन वाला कर रहे तो भू थ। ठीक है, न विभक्त तुष्मा सदृश रु, तो यहाँ पर स को रु होएगा, रु का र बचेगा, तो भू थर, और यदि हम बहुवचन वाला करें तो भू थ ये रहेगा। फिर विराम अवसानम खरबसानी और विसर्जनीय, इनसे रेप को विसर्ग हो जाएगा, तो भू भू थ, और यदि बहुवचन वाला कर रहे तो भू थ। ठीक है, अब तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा और सार्वधातुकार धातुकयों से गुण भो अथ भो अथ। ओ को एच यवायाव से गुण भव अथ, वर्णों को जोड़ा तो भावथ, और यदि बहुवचन वाला कर रहे तो भव अथ भावथ। ये दोनों रूप हमारे सिद्ध हुए। अब है भवामी। प्रथम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है भवामी। आप भवामी को पेपर में यहाँ लिखेंगे भवामी, और फिर वर्तमान लट इसे लट पर लट लकार करने पर, और तिप्तस सूत्र के द्वारा लट के स्थान पर मिप आदेश करने पर भूमिप, मिप में पैक की संज्ञा और लोप बचेगा मी। तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी शब्द से शप भू शप मी। शप का भी फिर अलंत्यम और लसक को तद्धिते से स और पैक की संज्ञा और लोप, तस्य लोप से लोप बचेगा भू ए मी। और फिर आप देखेंगे तिंसित सार्वधातुकम से शप के ए की सार्वधातुक संज्ञा और सार्वधातुकार धातुकयों से भू के उ को ओ गुण भो ए मी। अब यहाँ पर एचो यवायाव से ओ को अवादेश भव एमी। अतो दीर्घ हो यही, अतोंग से दीर्घ हो यही, यादव सार्वधातु के हमने पढ़ा है, तो ये ए को आ दीर्घ आ कर देगा भव आमी, वर्ण को जोड़ा तो भवामी। उसके बाद भवावह, भवावह को आप ऊपर लिखेंगे, भवावह को आप यहाँ लिखेंगे, और वर्तमान लट से लट तिप्तस जिसे लट के स्थान पर बस, और तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी शब्द से सप भू शप बस, वही शप के श और प की संज्ञा और तस्य लोप से लोप
भू वस। उसी प्रकार से न विभक्त तुष्मा रू, इससे वस के से को रू, और रू में से भी ऊ की संज्ञा और लोप करके बचा र, भू वर, ये बच गया। इसमें भी विराम अवसानन से अवसान संज्ञा और खर अवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग। तो र को विसर्ग भू वह, भू वह। अब तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुकार धातुकयों से गुण हो जाएगा, ऊ को ओ गुण। और भो वह, ये बना एचो यवायाव से ओ को अब हो गया, भव वह, और अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ हो गया, अ को आ, भव आ वह, वर्ण को जोड़ा तो भवा वह। इसी तरह से भवा मह बनेगा, बस वस की जगह मस होएगा। आप यहाँ भवा में लिखेंगे, वर्तमान लट से लट हुआ, भूलट, और तिप्तस से लट के स्थान पर मस हुआ। तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से सप, भू शप मस, सप का भी फिर ए बचा, भू मस। स को भी सस्य रूप में विसर्गे हुआ, और रू का भी रे बचा, और रे को भी विराम अवसानम से अवसान संज्ञा और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हुए। भू मह, तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हुई, और सार्वधातुक अर्धातुक से गुण हुआ। तो भो मह, और एचो यवायाव से भो के ओ को अब हुआ, भव मह, अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ हुआ, भव मह, और वर्णों को जोड़ा तो भवा मह। इस तरह से हमारे भू धातु लट लकार के रूप बनेंगे। तो इस तरह से हमें इस भू धातु लट लकार को करना है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए परस्मै पद के प्रत्यय हैं, तिप्तस्थि, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस्। पूरा रूप है भवति, भवता, भवन्ति, भवसे, भवथा, भवथा, भवामि, भवामः, भवामः। आपको यदि पाठ उपयोगी और सरल लगा हो तो अन्य मित्रों के लाभार्थ अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रयास करें, इसका प्रचार प्रसार करें। पाठ में जो निर्दिष्ट किसी भी सूत्र के अर्थ में संदेह हो तो कमेंट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। और अग्रिम लकारों के पाठ में और गुणवत्ता आए, इस हेतु हम वीडियो में क्या परिवर्तन करें, क्या सुधार करें, आप अपने परामर्श अवश्य दें। तो आज का पाठ यही पूर्ण होता है। फिर मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। नमो नमः।